प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र का भविष्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। हमारा इतिहास, हमारा भूतकाल बताता है कि जब तक हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, तब तक यह देश समृद्धशाली एवं संपन्न था। हमारे राजाओं ने विश्व विजेता सिकंदर की सेना को परास्त किया और उसे भारत में नहीं घुसने दिया, और उसके बाद लगभग 1300 वर्ष तक कोई विदेशी शासक भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। हमारा इतिहास कहता है कि हम गुप्त काल में भारत में स्वर्णिम युग चल रहा था। गुप्त साम्राज्य जो कि 650 ईस्वी तक चला। 650 ईस्वी से 1000 वर्ष के बीच हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि हमारे राजा इतने नपुंसक हो गए कि वे लुटेरों का भी सामना नहीं कर पाए और हम उनके गुलाम हो गए। हमारी जनता इतनी नपुंसक हो गई कि हम लगभग 850 वर्ष तक विदेशी शासकों का जुर्म सहते रहे और हमने कभी आज़ादी की आवाज़ नहीं उठाई। देशवासियों, 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच इस देश में क्या हुआ, इसका इतिहास, इसके बारे में भी इतिहास की किताबों में बहुत कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस खंडकाल में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे राजा अपना राजधर्म भूल गए और हम विदेश की शासकों के गुलाम हो गए। देशवासियों, इन 350 वर्षों में क्या हुआ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। समय आने पर आपको बताऊँगा। इन 350 वर्षों में 650 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में हमारे देश में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, वह मंदिर इस खंडकाल में बने थे। उस समय उस देश में कुछ शक्तियाँ रही होंगी जिन्होंने हमारे राजाओं को राजधर्म से पथभ्रष्ट कर दिया और उन्हें मंदिर बनाने में और यज्ञ आदि करने में लगा दिया। देशवासियों, पृथ्वीराज चौहान ने पहला युद्ध मोहम्मद गोरी से जीता था, क्योंकि उस युद्ध में अन्य राजाओं ने भी पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। लेकिन 1 वर्ष बाद ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान अकेले रह गए और किसी अन्य राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान जी का साथ नहीं दिया और वह युद्ध हार गए। और उसके बाद हम विदेशी शासकों के गुलाम हो गए। हमारी गुलामी का कारण कोई अन्य नहीं है, हम ही हैं। पृथ्वीराज चौहान साथ लड़े तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान जी को का कोई साथ देने दूसरे युद्ध में नहीं आया तो वह परास्त हो गए और हमें गुलाम होना पड़ा।
देशवासियों, यह भी सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और इसके एवज में उन्हें भारत में 55 वर्ष तक राज्य करने का अवसर भी मिला। और यह भी सत्य है कि जो आज भारत की स्थिति है उसके लिए पहले जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और उसके बाद अन्य पार्टियां हैं। देशवासियों, इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर 4 बार इस देश की सत्ता विपक्षी पार्टी को सौंपी है, परंतु विपक्षी पार्टियों में विज़न न होने की वजह से इस देश की सत्ता ने फिर वापस 3 बार कांग्रेस पार्टी को यह सत्ता सौंपी। 2014 में मोदी जी ने इस देश की जनता को हसीन सपने दिखाए। उन्होंने यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा। उस समय के मुद्दे थे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और सबका साथ, सबका विकास। देशवासियों, आज 9 वर्ष हो गए हैं। स्थितियां जस की तस है, वही मुद्दे आज भी राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी भी चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वालों ने इन 9 वर्षों में समाज में सांप्रदायिक जहर घोल दिया है, जो भारत के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। देशवासियों, मोदी सरकार के पास भी विज़न न होने के कारण आज देश की यह स्थिति है। देशवासियों, 75 वर्ष में आपने कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों का राज देख लिया है। अगर इस देश में कुछ परिवर्तन लाना है तो इस देश को एक राजनीतिक विकल्प चाहिए। इन पार्टियों के पास जो भी विज़न था वह उन्होंने आपको दे दिया है। अगर आपको इस देश में कुछ परिवर्तन चाहिए तो यह तभी संभव है जब कोई नया राजनीतिक विकल्प इस देश में आएगा। देशवासियों, इस बार यह राजनीतिक विकल्प कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। इस बार यह राजनीतिक विकल्प परमात्मा स्वयं मेरे द्वारा आपको देना चाहते हैं। अब देशवासियों, ये आपके ऊपर है कि आप इस राजनीतिक विकल्प को स्वीकार करें या ना करें। अगर आप चाहते हैं भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र फिर से समृद्धशाली, संपन्न बने
और एक विश्व गुरु की भूमिका निभाए, तो आपको इस विकल्प के साथ चलना चाहिए। यह मेरी इच्छा नहीं है, यह उस परमात्मा की इच्छा है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है। आज भ्रष्टाचार सबसे बड़ा समस्या है। अगर हमने इस देश से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया तो 70% समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां 1989 से भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यह भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन कम होने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को भी औने पौने दामों पर बेचना, वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। देशवासियों, इस राजनीतिक विकल्प के पास भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का विज़न है। देशवासियों, इन 75 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों ने इस समाज को तोड़कर अपनी राजनीति करी और अपने वोट पाने के लिए जितना समाज को तोड़ सकते थे तोड़ा। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, स्त्री, पुरुष, युवा, जितने भी ये तोड़ सकते थे इन्होंने तोड़ा। लेकिन इस राजनीतिक विकल्प के पास विज़न है, यह देश को जोड़कर, समाज को जोड़कर राजनीति करेगा। परमात्मा निराकार हैं, वह स्वयं धरती पर नहीं आते हैं। जब कोई साधक उनकी शरण में जाता है तो वह उस साधक को दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, तब उससे अपना कार्य करवाते हैं। कुलदीप सिंह भंडारी अपने लिए नहीं कर रहा है, वह भारत माँ और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा है। मैं तो परमात्मा की शरण में गया था, परमात्मा ने मुझे युग परिवर्तन का कार्य सौंपा है, उसको मैं ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से ही युग परिवर्तन का कार्य होगा, और यह तभी संभव है जब इस देश की जनता युग परिवर्तन में परमात्मा के पुत्र का साथ देगी। इस देश के क्षत्रपों, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है।
कांग्रेस के बाद अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। छत्रपों, तुम्हारे लिए यह सुनहरा अवसर है अपने कर्मों का उद्धार करने का और भारतवर्ष की सेवा करने का। जब भारतवर्ष का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भी स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि युग परिवर्तन के काल में तुमने परमात्मा के पुत्र की सहायता करी। इसलिए तुम आंख बंद करके मेरे साथ खड़े हो। 2024 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। वह भारतवर्ष की और इस धरती में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का वर्ष होगा। इसमें समस्त देशवासी, सभी क्षत्रप इसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। जय भारत, जय धरती माँ।